अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो व्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पीटीआई की सियासत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाने से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन बयान इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में मियाँ साहब को वतन वापस लाकर ही जेल की सलाखों के पीछे डालकर दम लेगी। गुज़िश्ता रोज़ ही हमारे मौजूद पैनल ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि कानूनी और सियासी मामलात में अब वो पुख्तगी नज़र नहीं आ रही, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म अपना ज़ाती असर रसूख ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने देखा कि अब वो यही कह रहे हैं कि ज़ाती तौर पर वो जाएंगे और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से सिलसिले में बात करेंगे। दूसरा ये कि अपोजिशन और हुकूमत की एक दूसरे को 15 जनवरी की डेडलाइन ने मुल्क में एक पोलिटिकल सस्पेंस का माहौल बना दिया है। एक फरीक ये कहता है कि हुकूमत जनवरी तक चली जाएगी, तो दूसरा रद्द-ए-अमल में ये कहता है कि मियाँ साहब 15 जनवरी को पाकिस्तान की किसी न किसी जेल में होंगे। दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि ये दावे महज सियासत है या फिर मुल्क में वाकई एक नया बदलाव आने वाला है। और इन्हीं हालात में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए जाने वाले थ्रेट को शामिल करेंगे कि क्या इन हालात में अपोजिशन को अपनी सियासी सरगर्मियों को महदूद कर देना चाहिए या फिर कुछ अरसे तक के लिए इन्हें मौखर करना ही बेहतर होगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी नासिब चुगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आदिल शाहज़ेब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर, जिस पर प्राइम मिनिस्टर अब ये इक़दाम उठाने को तैयार हैं कि अगर वो ज़रूरी समझते हैं कि उन्हें वहाँ जाकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाना पड़ सकता है तो वो इसके लिए भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की ये स्ट्रेटजी जो है वो क्या किसी भी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई देगी, या फिर हम ये कह लें कि क्या नवाज शरीफ के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पर जाने को तैयार हैं। नासिब चुगताई साहब फरमाएगा, आपने कल ही कहा था कि कानून पेज भी लड़ा लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो गई, जाती असर रसूख इस्तेमाल कर लें तो वो अलग बात है। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ये फैसला कर चुके हैं कि वो खुद भी जा सकते हैं वहां पर, तो क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए खतरे की घंटी है? मुझे नहीं पता कि खतरे की घंटी है या नहीं, लेकिन मुझे शक है इस बात पर कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे और बोरिस जॉनसन से बात करेंगे और उनको लेकर आ जाएंगे जहाज़ से बिठाकर। मुझे इस पर शक लगता है, क्योंकि देखिए दोनों मुल्कों की रिवायतें बहुत मुख्तलिफ हैं, दोनों मुल्कों के क़वानीन बहुत मुख्तलिफ हैं। ब्रिटेन में एक आम डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर को अस्पताल के कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल सकता है कि तुम मेरे पेशेंट को तंग कर रहे हो। हमारे यहाँ आप ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 60 आदमी साथ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के मजदूर की तीमारदारी के लिए। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात ये वहाँ के क़वानीन हैं, वहाँ के ज़ाब्ते हैं। और क्या बोरिस जॉनसन इस मुलाकात पर तैयार हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नवाज शरीफ का हाथ थमा दें? क्या इस पर तैयार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई आज इस बात पे, अचंभा भी हुआ, और मुझे कल भी पता था ये बात, मुझे भी पता है कितनी कॉल्स की है प्राइम मिनिस्टर ने। मुझे तकलीफ़ ये हुई इस बात की कि कश्मीर के मसले पर हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा वज़ीर ख़ारजा कहीं नहीं गया, ना इंग्लैंड गया, ना अमेरिका गया, ना फ्रांस गया, ना जर्मनी गया, ना किसी जगह भी नहीं गया। सफ़ीर कश्मीर हैं वो। और नवाज शरीफ के मसले पर तो क्या नवाज शरीफ का मामला कश्मीर के मामले से ज़्यादा अहम है? ये एक बात सोचने की होगी हमारे। और कश्मीरियों को क्या पैगाम जाएगा? कश्मीरियों के हमारे लिए तो मखदूम साहब भी अपने कमरे से बाहर निकले, हम चिल्लाते रहे, भी पूरा पैनल चिल्लाता रहा कि आप जाएं, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, वज़ीर ख़ारजा से मिलें। कोई आपका खैर मकदम नहीं कर रहा है तब भी जाके उससे बात तो करें, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, लॉबिंग करें। कोई लॉबिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब इस मसले पर हम तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, हम खुद जाना चाहते हैं। जाकर अगर ला सकते हैं तो ले आएँ, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि वो इस तरह आपका हाथ थमा दें।
आदिल, ये अब प्राइम मिनिस्टर खुद चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ले आऊँ, तो परेशान होना चाहिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें लेने के लिए आ सकते हैं? हमें ज़रिया परेशान जो है इस वक्त हम जैसे पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि हमने तड़ियाँ लगाकर सऊदीज़ के साथ कशीदगी पैदा कर ली, तड़ियाँ लगाकर चीन को नाराज़ कर दिया, और अब हम वही तड़ियाँ लगाकर नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करके बरतानिया को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ड्रैग कर रहे हैं। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये तो इमरान खान, अगर पूरा पाकिस्तान पैरों के नहीं हाथों के बल जाकर बरतानिया में वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर के जो है बोरिस जॉनसन के घुटने पड़ जाए और उनके आर्मी चीफ के घुटने पड़ जाए, आप नहीं ला सकते, क्योंकि ये फैसला बरतानवी अदालतों का है। नंबर 1, आपको बरतानवी अदालतों से रुजू करना पड़ेगा। और इसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अमेरिका के जितना स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है पॉलिटिकली स्पीकिंग, और इकोनॉमी तो उनकी खैर थोड़ी सी डिटोरिएटिंग पोजीशन में अब जा रही है, वो जूलियन असांज को, जिन पर जासूसी के इल्ज़ामात थे, संगीन इल्ज़ामात थे, 175 साल की उनको वहाँ पर कैद हो सकती है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बरतानिया से एक्स्ट्राडाइट आज तक नहीं करवा सके। तो हमें अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को फयाजुल हसन चौहान साहब नहीं बनना चाहिए कि जी बोरिस जॉनसन साहब अगर नवाज शरीफ को अगले जहाज में ना भिजवाया तो पिंडी में आपका दाखिला बंद कर दूंगा। ये चीजें हमें बंद करनी होंगी। देखें, आप एक तो ये है कि बरतानिया के साथ हमारी कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। मैं अदालतों के उस पर नहीं जाता, मैंने 10 साल वहाँ रह के ब्रिटिश पार्लियामेंट और हाई प्रोफाइल एक्स्ट्रेडिशन केसेस और उनकी पॉलिटिक्स को कवर किया है। वहाँ पर ये इम्पॉसिबल है कि बोरिस जॉनसन हो या बरतानवी आर्मी चीफ हो। आज मैं भी देख रहा, देखिए हमारे मीडिया को भी होश के नाखून लेनी चाहिए। हर चीज़ में जो है हम आर्मी चीफ को ड्रैग कर लेते हैं। एक एंकर साहब बैठ के कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके आर्मी चीफ से बात कर ली और अब नवाज शरीफ जो है वो हर सूरत वापस आएंगे। हम इस बात को नहीं सोच रहे कि यार हम बरतानिया को नाराज कर रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, एक तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हमारी नहीं है, दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो क्लेम नवाज शरीफ कर रहे हैं वहां पे बैठ के, यहां से आपके प्राइम मिनिस्टर तकरीर ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ आप वापस आए, इस दफा मैं देखता हूं आपको जेल में। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। नवाज शरीफ की वहां मौजूदगी के लिए, बरतानवी अदालतों के लिए इमरान खान की ये एक स्टेटमेंट काफी है। और आज अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चाहे, पहले तो मैं ये नहीं समझता कि खुद भी गवर्नमेंट चाहती है कि उनको लाए, क्योंकि उनको लाने से पहले तो वो ला नहीं सकते, वो नामुमकिन है। उनको लाने से इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो लाने में सीरियस ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, वज़ीर-ए-आज़म खुद जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट इसलिए सीरियस नहीं है कि नवाज शरीफ को वापस लाने, पहले तो मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को वापस लाना नामुमकिन है। अगर आज ये फैसला करें सीरियसली कि हम लाना चाहते हैं, 7-8 साल लगेंगे कानूनी जंग लड़ने में इनको, नवाज शरीफ को वापस लाने में। नवाज शरीफ सिर्फ 2 सूरतों में वापस आ सकते हैं, या तो वो खुद फैसला कर लें कि मैंने अब वापस जाना है, और या अवारी होटल की तरह कमरे का दरवाजा तोड़कर FIA की टीम को भिजवाया जाए, उनको किडनैप करके लाया जाए, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। सूरत हाल आप देखिए, मुझे भी न्यूज रूम जाना है, ब्रेकिंग न्यूज है वहां से, ओवर टू यू अनम। खबर मेरे पास ये है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। इस बात का फैसला हो चुका है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला बरकरार है, और कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है। ओवर टू यू ज़रिया। तो बड़ी खबर थी, ये FATF की तरफ से फैसला आ चुका है और पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। मोना, आपकी तरफ आऊँगी इस सवाल के साथ कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि खुद इरादा कर रहे हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे और जाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लेकर आएंगे, तो बेचैनी होनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसके लिए परेशान होना चाहिए? ज़रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ये इसको एक सियासी तनाजुर में अगर हम देखें इस बयान को,
तो ये आप देखें कि क्योंकि स्टेक्स बड़े हाई थे, उस वक्त भी ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि आपको याद होगा श्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल कराएं, ये कराएं, और हमें एतबार नहीं है कि ये वापस आएंगे। और ऐसा तासुर बहुत हल्कों से मिल रहा था कि जैसे कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत जाया जा रहा है और वापसी गालिबन मुमकिन नहीं हो पाएगी जल्दी। तो खैर, अब वो जो तासुर है, वो जो एक पूरा एक इम्प्रेशन था उनके जाने में, जाहिर है उसको अब मुझे लगता है कि जाहिल करना एक पॉलिटिकली स्पीकिंग हुकूमत के लिए बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि इस तासुर को वो लोग जाहिल करें। और इसमें आप सोचें कि इस इंप्रेशन के होते हुए अगर इसको इस तनाजुर में देखें कि अगर उनकी वापसी हो जाती है जनाब नवाज शरीफ की, तो ये हुकूमत के तौर पर या उनके बिहाफ पर ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा कि जी हम उनको वापस ले आए और देखा, हमने कहा था और हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत हेल बेंट हैं। ये तमाम चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो हकायक है बहुत मुख्तलिफ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक्सट्रेडिशन कोई इतनी आसान बात नहीं है और ना इतनी बासानी हम किसी को एक्स्ट्राडाइट अब तक कर पाए हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर MQM लंदन के चीफ को भी इतने संगीन तरीन उनके ऊपर इल्जामात, मुकदमात, हर चीज होते हुए, उनको सजाएं होते हुए, व्हाट नॉट हैज हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उस पूरे तनाजुर में या बैकड्रॉप में भी जब हम उनको कभी एक्स्ट्राडाइट ना कर पाए, दूर दूर तक उसकी कोई उम्मीदें भी ना जगा पाए, तो ये तो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, फारफेच्ड थॉट है। इसको सिर्फ मैं एक पॉलिटिकली स्पीकिंग ही इस बयान को देख रही हूँ, इस स्टेटमेंट को देख रही हूँ, बिल्कुल मैं नहीं समझती कि इसमें, हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, मैं समझती हूँ कि सियासी तौर पर ये ओनस अपने ऊपर लेने के लिए कि जी हमने बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट हमारी तरफ से हो गई है या PTI गवर्नमेंट ने की है कि हम इतनी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी जो वो गए थे, हम उस वक्त भी कहते थे अब हम वापस ले आए हैं। इस पूरी चीज को देखते हुए मुझे लगता है वो वापस लाना चाहते जरूर है, और बोरिस जॉनसन के अच्छे ताल्लुकात भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, ये भी बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये बात है कि बोलने में और करने में बहुत फर्क है, फार फ्रॉम रियलिटी नामुमकिन बात है ये। जनरल साहब, कुछ कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही है अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाते हैं लेने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, हमने पहले भी इस पे बड़ी डिस्कशन की कि ये मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए उनको वापस लाना। अब जब आज हम दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आपने ऐड किया है, वो ये है कि ये पर्सनली खुद जाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे भी जाना पड़ा तो मैं जाके ये काम करूं। तो हमें ये समझना चाहिए कि स्टेट क्राफ्ट में कवानीन अमल करते हैं, आपके मफादात जो है वो अमल करें, ये जाती ताल्लुक वहां पे बहुत कम इसका अमल दखल होता है, खास तौर पे ऐसे मुल्कों में जहां पे कि आपके सिस्टम जो है बड़े मजबूत हैं, आपके अंदर रूल ऑफ लॉ मौजूद है। ये आप दुबई शुबई इधर उधर जाके उनके साथ तो शायद ये ड्रामा कर लें, लेकिन ये जो जहां पे सिस्टम जो है वो बड़े बड़े मजबूत और आधारित काम करते हैं, वहां पे आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। वो बोरिस जॉनसन भी मजबूर होगा, वो आपको मोहब्बत प्यार से टाल देगा और आप बिला वजह इस तरह का कोई कदम उठा के तो अपने लिए शर्मिंदगी हासिल करेंगे। ये मुमकिन है, ये समझना चाहिए। ये बचगाना सी बातें हैं कि मैं भी चला जाऊं तो मैं ये कर लूंगा। अब इसमें दूसरी चीज है, मैं बड़ा इस चीज के ऊपर मैं इत्तफाक करता हूँ, मैं खासतौर पे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो NBC ने बात की थी। बात यह है कि जाने की जरूरत क्या है, आप प्रोसीजर वगैरह अपने जो भी हैं कर लें, और बिल्कुल आप अपने तौर पे अगर अपनी कौम को या अपनी पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की है, तो कोशिश यही है। आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कश्मीर के इशू पे। वो बिल्कुल अगर इनमें से किसी ने जाना है बाहर जाके, तो ये असल मसला तो ये है जिसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया से अपने लिए सपोर्ट हासिल करनी थी, वो नहीं की। आप तकरीर करते हैं, आप यहाँ पे बैठ के उस कश्मीर के किस्से का रोजाना जिक्र करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कायल नहीं करेंगे अपने स्टांस के ऊपर, तो चीजें तो नहीं हिलेंगी इंटरनेशनल। तो असल इश्यूज वो हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, जो हमारे कौमी सतह के कौमी लेवल के हैं। मियां साहब का आना जाना वो बहुत मानी नहीं रखता, वहां एक नहीं है, वहां कई हैं जो यहाँ जिनकी जरूरत थी, जिनको अदालतें मांग रही हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पे, और हम नहीं ला सके, न ला सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस राग को बार बार अलापना, ये कोई मेरी समझ से बालातर है, ये कोई इसकी जरूरत नहीं है। आप तवज्जो दें, कश्मीर इशू पे अगर बाहर जाना है, आप अपने माशी मामला हल करने के लिए उन पे तवज्जो दे दें। ये चीजें जो है ये किसी को करने दें, आपका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कर रही है तो करती रहे। इसमें नारेबाजी जो है वो कोई मुनासिब काम नहीं लगता।
इब्राहिम, अब तक कानूनी पेशरफ्त होती रही, सियासी बयानबाजी होती रही, अब प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मैं खुद जाना चाहता हूँ। देखें, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जब मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर गए और वो उनकी ख्वाहिश के बरक्स गए। वो एक मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए एक उनके बकौल मुजरिम उनकी ख्वाहिश के बरक्स, उनकी मंशा के बरक्स बाहर चला गया और बरतानिया जैसे मुल्क में चला गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का बस जो है वो पाकिस्तान में नहीं चला, तो बरतानिया जैसे मुल्क में कैसे उनका बस चल सकता है कि वो वहाँ जाके उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें और उनको कहें कि वो वापस आ जाएं। दूसरा, आपने बात की खतरे की घंटी की मियाँ नवाज शरीफ के लिए, तो मियाँ नवाज शरीफ की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है। ज़ाहिर है कि वो उनकी बहुत सी चीज़ें अब हमारे टीवी चैनल्स पे नशर नहीं होती। वो जो अपनी उनकी रिहाइशगाह है एवन फील्ड वाली, वहाँ से निकलते हुए वो वॉक करते हुए जब हसन नवाज़ के दफ्तर में जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे अगर आप उनकी फुटेजेस देखें जिनमें वो नासिर भट्ट, वो जज वाली जो शख्सियत जिन्होंने वीडियो रिलीज़ की थी रिसाक डार और आबिद शेर अली के झुरमट में, तो उस बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा होता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और उनको कोई बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि उनके लिए कोई ख़तरे की घंटी बज रही है। दूसरा, इलेक्शन से पहले जब मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ वापस आने का उन्होंने फ़ैसला किया था तो उस वक्त कौन उनको पैगाम भिजवा रहा था कि वो वापस ना आएँ? हालांकि उन्होंने वापस आके तो जेल में जाना था। तो इसका मतलब यह है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये तो ख़तरे की घंटी मज़ीद उससे भी कोई बड़ा घंटा जो है, घड़ियाल जो है, वो किसी और के लिए बच जाएगा, यानी हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। और हुकूमत को ये भी फैसला कर लेना चाहिए पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि पहले फैसल वाउडा साहब से पूछ लें, क्योंकि कल उन्होंने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा था कि एक वुज़रा का वफ़द जो है वो लंदन जाएगा और वो सरकारी तहवील में वहाँ से जो है वो लेगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को और वो वापस आएंगे। फिर बाबर अवान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि 3 मराहिल जो हैं वो उसके ऊपर काम हो रहा है। शहजाद अकबर साहब ने जो खत लिखा 5 अक्टूबर को, उसकी वन साइडेड स्टोरी तो आई है कि उन्होंने उनकी जो होम सेक्रेटरी है उसको खत लिखा है। अब उनका एक रुझान है कि वो बरतानिया में जिन लोगों ने सियासी पनाह ली हुई है, जिनके ऊपर इल्जामात साबित हो गए हैं, तो उनका एक मौक़िफ़ रहा है कि इनको सियासी पनाह नहीं देनी चाहिए। लेकिन उस स्टोरी का दूसरा रुख ये नहीं बताया कि बरतानवी वजारत दाखिला ने 5 अक्टूबर को वो खत लिखा गया था और 16 दिन में उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस खत। तो ये सिर्फ खत लिख देना और उसकी बुनियाद पर इस तरह के दावे करना, तो ये एक सियासी नैरेटिव जो है वो सियासी बयानियां है और इससे ये भी जाहिर होता है कि PDM चलें, आज भी एक बात और क्लियर होगी, जैसे कि कल भी हम लोग बहुत ज्यादा दबाव लिया हुआ है और इनके इन बयानात से जो है उस तहरीक को मजीद तकवीयत मिल रही है। कानूनी जंग की जाए इस पर तो भी वहां पर साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस नहीं लाया जा सकता। सियासी मामलात में अगर बात की जाए तो भी उन्हें वतन वापस नहीं लाया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर अगर ज़ाती तौर पर खुद भी जाना चाहते हैं तब भी हमारे तजज़ियाकार यही समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ उस वक्त ही वतन वापस आएंगे जब वो चाहेंगे, उन्हें कोई जाकर भी वापस नहीं ला सकता। आज की खबर को शामिल करते हैं। अब से कुछ देर पहले फैसला आया FATF के हवाले से कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला मंजर-ए-आम पर आ चुका है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को FATF के हवाले से 27 शराइत पर अमल दरामद करना था। फरवरी रवां साल तक पाकिस्तान ने 14 शराइत पर काम किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 13 पर मजीद काम करना था। फिर रिसेंटली एक और अपडेट आती है इस साल के मिड में कि पाकिस्तान ने 9 पर मजीद काम कर लिया है, बाकी रह जाती हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कानून साजी भी की है FATF के मामले पर, लेकिन अब यह खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब ये कि जो 12 वोट दरकार थे मजीद ममालिक के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में जाना है, वो वोट पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए। जनरल साहब बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया पाकिस्तान को, मतलब ये कि 12 वोट जो पाकिस्तान को दरकार थे वो नहीं मिले पाकिस्तान को। ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो वोट हमें जितने दरकार थे वो नहीं मिले, अगर मिल जाते तो वो नेचुरली मामला सीधा हो जाता। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 27 में से हमने 21 नुकात के ऊपर वो भी पूरा अमल नहीं किया, बाज के ऊपर पूरा है और बाज में आप देखिए कि पार्शल है, और 6 नुकात वो हैं जिन पे अमल किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक हमारा क्लेम कि हमें व्हाइट लिस्ट में ले जाएं, उसमें भी कुछ कमी थी। हम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते थे कि जनाब हमने सब कुछ कर दिया तो अब आप ये ना करें। तो एक तो ये इशू मौजूद है। दूसरा, हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि ये FATF हो या यूनाइटेड नेशन के जितने ज़ैली अदारे हैं, ये बड़ी ताकतों ने अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया था जहां हमें ये कहा गया हो कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई और फलां जगह टेरर फंडिंग हुई, लिहाजा हमने आपको इस लिस्ट में डाल दिया। ये नहीं हुआ था। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो भारत की जो चीजें सामने आ रही हैं
44 बैंकों का आया कि जनाब उन्होंने 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, बड़े सस्पिशियस किस्म के उनके ट्रांजैक्शंस हैं। उसके साथ आप देखिए कि उसके बाद ये दाइश से उनके ताल्लुक निकल आया कि ये टेररिज्म वगैरह का किस्सा आ गया कि जो श्रीलंका में वाकया हुआ उसमें भी इनके लोग मुलव्वस थे। कहा जाता है अफगानिस्तान में ये फॉरेन पॉलिसी ने इनको सारी चीज सामने लेके आया, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। उसके अलावा आप देखिए कि ये खबर पिछले साल 2 साल से चल रही है कि जो भारत की कंपनियां हैं बाद उनके ताल्लुक दाइश से हैं, क्योंकि ये उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया करते हैं, सीरिया में करते रहे। अब ये बातें पाकिस्तान नहीं कर रहा, हालांकि पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये सारे इंटरनेशनल मीडिया आपको दे रहा है। तो आप देख लीजिए FATF तो नहीं हिला उस पर, भारत को तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी ज़हन में रखिए कि हमने इस चीज को लिया था, जब हमें FATF ने इस पे कहा, हमने कहा जी ठीक है हमने काम करना है, हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल हम पे कोई उंगली ना उठा सके तो ये हमारा फायदा है। लिहाजा हमने मेहनत करनी शुरू की। तो मुनासिब यही है कि हम बाकी के भी पॉइंट से पूरी तरह अमल करें अपने मुफाद में, क्योंकि हमें इस तरह की रियायत नहीं मिलेगी वहां पे जो भारत को मिली हुई है। और ये बिल्कुल आज वादे आपके सामने कि भारत की जितनी चीजें सामने आई हैं, अगर पाकिस्तान का इस तरह होता तो पाकिस्तान को तो यहाँ ब्लैक लिस्ट में सीधा डाला होता। तो ये मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ऐसी है, हमें बाकी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उधर तवज्जो देनी चाहिए। NBC पाकिस्तान के इक़दामात का बगौर मुताला और जायजा करने के लिए इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाला गया था और उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने अभी भी बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। वाला बादा कानून साजी होगी लेकिन अमल दरामद उस तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने नहीं आ सका। वो भी मुतासिर हो सकती है आज के फैसले पर, मतलब वो भी असरअंदाज हुई होगी। देखिए बहुत अफसोसनाक फैसला है, मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिल जबर और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की हमने, लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ नहीं किया। सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन दोनों वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? किस तरह आप उसको ले रहे थे? उसको अब भी बहुत हल्का ले रहे थे। आपको तो क्या आप खाली कानून पास करने के बाद आप गो थ्रो कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहाँ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर ये जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए और किसने नहीं दिए। ये बात क्लियर करना पड़ेगी आपको। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफ़गान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं, और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। आदिल, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की अपनी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका कितना इम्पैक्ट गया है आज के इस डिसीजन पर? देखिए, एक तो ये डिसीजन अंडरस्टूड था जब उन्होंने इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट पे डाला 12 अक्टूबर को, तो इट वाज तकरीबन 90% यही तय हो गया था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट पे रहना है। अब जो NBC ने बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। इस वक्त जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परफेक्टली सूट कर रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील किया, हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। देखिए, उससे होता ये है
जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, यूएस आपके साथ नहीं है, आपने फैटफ से नहीं निकलना। हमने तड़ी लगा के सऊदीज को भी नाराज कर दिया। देखिए फॉरेन अफेयर्स जो है ना, आज भी आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि जिस तरह वो कह रहे थे नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि ब्रिटेन विल नॉट बी हैप्पी। तो हम उन्हें भी अब नाराज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। हमने किया क्या कि फैटफ के मामले में देखिए, हमने जो अफगानिस्तान में किया, ट्रंप वहां पे बैठ के पूरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकती। क्या वजह है कि हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए अपने फेवर में। जो हमने यूएस को फेवर दिया अफगानिस्तान में, वो इम्पॉसिबल बात थी। जहां तक इस वक्त पीस प्रोसेस पहुंच चुका है पाकिस्तान के बगैर, वो इम्पॉसिबल था। लेकिन इंटरनेशनल डायनामिक्स में जो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी चीज़ें, वो हमारे अगेंस्ट क्यों चली गई? उसकी वजह यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से हैंडल किया, वो अब हमारे अगेंस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो फैटफ में जाते। देखिए ये ऑन द डे नहीं होता कि जी आप कन्विंस कर लें 12 ममालिक को, और वो आपको 3 ममालिक हैं, चाइना है, टर्की है और मलेशिया है, जिन पर आपने काम किया हुआ है, जो ब्लैक लिस्ट में आपको नहीं जाने देते। लेकिन ये 12 जो ममालिक हैं, ये आपको कभी ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगे जब तक कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में वो वाले ब्लंडर्स आप बंद ना कर दें। यहां तड़ियां लगा के हम कह देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जिसका काम उसी को सांझे। तो फॉरेन अफेयर्स को डील करना जो है वो आप ऐसे, आप कल हिना रब्बानी खर से बड़ी तफसीली गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में की, आपके कान खड़े हो जाएंगे। हम बिल्कुल सोए हुए हैं। फैटफ का ये इजलास जो है, हम एक हफ्ता पहले जी मैं उसको कॉल कर लूंगा, इसको कॉल कर लूंगा, ये आप हल्के का इलेक्शन नहीं लड़ रहे खुदा के लिए। जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसको हमें समझना चाहिए। हमें सऊदीज के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ करने होंगे, और यूएस को इस पर आमादा करना होगा कि जनाब आप इंडिया से जिस तरह भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये फैटफ वाले मामले में इंटरनेशनली इंपैक्ट क्या है? आदिल, वो आपने एक्सप्लेन किया। जरा मैं इब्राहिम से बात करूं। इब्राहिम, अगर बरवक्त कानून साजी हो जाती तो इन कवानीन पर अमल दरामद करने में हमें कुछ ना कुछ पेशरफ नजर आती। ये हमारी अपनी कोताहियां हैं कि हमें आज का ये फैसला सुनना पड़ रहा है? देखें, एक तरफ तो एपीजी ने ये कहा था कि अच्छी पेशरफ्त है आपकी, फिर आपको एनहांस्ड फॉलोअप में भी शामिल कर लिया उन्होंने। अब ये जो खबरें हम चला रहे हैं, वो खबरें भी हम बड़ी सिलेक्टिव से चलाते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि आपने बड़ी पेशरफ्त दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको ग्रे लिस्ट में दिखाया जा रहा है, रखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने टेरर फाइनेंसिंग पे और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके खिलाफ कुछ काम तो किया है, कानून साजी भी की है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा जो फेलियर है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। 4-5 दिन पहले हमने अखबारात में आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। बड़े बड़े उसके ऊपर प्रोग्राम भी हो गए। अब एक सऊदी अरेबिया का वोट है, एक जीसीसी का अलग से वोट है FATF में। 3 वोट तो हमारे ऑटो पायलट पर लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है चाइना है हमारा, वो टर्की है, मलेशिया में जब तक वो महातीर मोहम्मद थे। अभी तो ये पता चलेगा कि वोट्स किस किस के आए, तो पता चलेगा कि मलेशिया की इस मरतबा क्या पॉलिसी रही कि ज़ाहिर है अभी महातीर मोहम्मद तो नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो हमने इन 3 मुल्कों के अलावा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या सफारतकारी की? क्या आपको कोई उनका फ्रांस का दौरा नज़र आया? क्या आपको उनका कोई जर्मनी का दौरा नज़र आया? एक दौरा उन्होंने वो किया चाइना का, लेकिन उसका भी कुछ हल्के ये कहते हैं पस मंज़र ये था कि सऊदी जो हैं वो नाराज़ हो गए थे, तो वो अपनी जो है वो चीन गए और उनसे उन्होंने कहा कि अगर मेरे कोई प्रेशर ऐसा आता है कि वो सऊदी अगर ये कहते हैं कि हटाया जाए वजारत खारजा को, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प की जाए। कुछ हल्के ये भी दावा करते हैं कि वो चीन का दौरा जो है उसका एक पर्पस जो है वो ये भी था। बाकी किस जगह पे जाके आपने सफारतकारी की है? फेब से लेकर अक्टूबर 21 तक आपके पास टाइम था, लेकिन मेरी नज़र से तो कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो किसी मुल्क में गए और उन्होंने वहाँ कोई सफारतकारी की हो। तो ये हमारी सारी एफर्ट्स जो हमारे इदारों ने की थी, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा जो है एक सफारती फेलियर है। और ये इससे हमें बाज आना चाहिए कि ये जो हर दफ़ा हम एक नैरेटिव ये बनाते हैं ना कि हमारी बड़ी कामयाबी कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए, ग्रे लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें तो चाइना जो है वो यूएन में हमारे हर इशू के ऊपर टेक्निकल वोट लगा देता है, तो वो तो ज़ाहिर वीटो हो जाता है मामला। तो यहाँ पे तो 3 वोट चाहिए, वो 3 वोट हमें मिल जाते हैं। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना
कि ये पहले तो फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने हमारे खिलाफ जो वोट ना देने आपने डिप्लोमेसी के हवाले से जाली खबर को करार दिया, लेकिन ये जीसीसी का वोट और सऊदी अरब का वोट किधर गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसकी जब डिटेल। इस पर आपको डिप्लोमेसी कहीं नजर आई या बिल्कुल नजर नहीं आई या फिर सुस्त रवि का शिकार थी, क्या हुआ इस मामले पर? आप ज्यादातर बेशक वो जो बात है वो तमाम साथियों ने की है, मैं तमाम से इत्तेफाक करती हूँ, जाहिर है एंडोर्स करने वाली ही बातें हैं सारी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि देखें, बात यह है कि आपने ऑन ग्राउंड बहुत कुछ किया है और जो सबसे बड़ी आपके खिलाफ जो लॉबी चला रहा है यानी कि भारत, आप उनका हाल देख लें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आपके साथ ही मैंने अर्ज किया था गालिबन इन वन ऑफ योर प्रोग्राम्स प्रीवियसली कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन तो छोटी चीज है, यूएन की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि साउथ ऑफ इंडिया बिलखुसूस ISIS और दाइश इस किस्म के तमाम नेटवर्क्स को उन्होंने पनाह दी हुई है और वो इन्होंने उनके सेफ हेवन्स वहां बनाए हुए। तो उनकी यूएन की अपनी रिपोर्ट होने के बावजूद भी अगर इन एक्शन है तो उसको कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप यकीन करें। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है जिसके बिना पर भारत के खिलाफ उल्टी ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैटर ये नहीं करता कि ऑन ग्राउंड क्या है। ऑन ग्राउंड वाकई हमारा अच्छा काम है, हमारा होमवर्क अच्छा है, हमने अपने कानून साजी भी बेहतर की है, इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर की है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमियां थी, हमने तो 2015 से फैटफ तो अभी 17 के एंड में उन्होंने आपको डाला है ना ये ग्रे लिस्ट में जो दोबारा से डाला है, लेकिन ये कि उससे पहले भी हमने तो 15 से ही अपना जो नेशनल एक्शन प्लान था वो फॉर्मुलेट कर लिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था। अच्छा उस पर अमल दरामद भी था। बीच में ये बात बिल्कुल सही है कि सुस्त रवि भी आती थी, उसमें हम लोग बहुत दफा डंडी मारने की भी कोशिश करते थे, लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग अभी हाल में जब ये दोबारा फैटफ का मामला शुरू हुआ, हमने दोबारा उसके ऊपर एक अच्छा अमल दरामद दिखाया, अच्छी पेशरफ दिखाई। बट दैट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर डिप्लोमेटिक लॉबी। ये बिल्कुल बात सही है, आपके पास अफगानिस्तान के मामले पर बहुत बड़ा लेवरेज है, आपने क्यों उसको यूज नहीं किया, हम उसको क्यों अपने फेवर में उस तरह से इस्तेमाल ना कर पाए कि जी हम आपको वहां मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका प्री रिक्विजिट ये है कि आप हमें फैटफ में मदद करेंगे। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों उस लेवल पे इस चीज को अभी तक पाकिस्तान परस्यू नहीं कर पाया है। ये वाकई हमारे एंड पे देखने वाली चीज है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, और दरअसल मैं समझती हूँ ये बात है जिसके ऊपर दौरे होने चाहिए तमाम ममालिक के। यहाँ पर आपको जाना चाहिए, ना सिर्फ एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे तो सबने बात की, लेकिन पार्लिमानी डेलीगेशंस बनाए। माजी में भी हमने देखा है कि पार्लिमानी डेलीगेशंस बनते रहे हैं और ऐसी तजावीज भी देते रहे हैं हमारे तमाम पार्लिमानी लीडर्स, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, कि जी पार्लिमानी डेलीगेशंस बनाए, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम चलते हैं तमाम। ये एक बहुत अच्छी प्रपोजिशन थी, मुझे नहीं पता इसको बिल्कुल खातिर में नहीं लिया गया। अच्छा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बात क्योंकि तमाम ने ज्यादातर कर दी है, सिर्फ मैं इसमें एक छोटा सा इजाफा ये करना चाहती हूँ कि कमर्शियल एस्पेक्ट्स पर भी इनको अपने जो दौरे थे वो करने चाहिए थे और जरा फुर्तियां दिखानी चाहिए थी। कोरोना वायरस से बचने वाला पाकिस्तान एक नायाब मुल्क था और भारत में आप अगर सिनेरियो इस वक्त देखें तो वहां पर इस वक्त भी कोविड ने तबाहियां मचाई हुई हैं। ऐसा होते हुए वहां पर लोग उस तरह से अब ट्रेड नहीं करना चाहते हैं या उनके साथ अब उस तरह से तिजारत नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं भारत के साथ, उनके बहुत जो ट्रेड टाइज हैं वो मुतासिर हुए। तो उसको वो जो एक वैक्यूम आया था उसको भी तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते थे ना, कि उस वैक्यूम को हम अपने ट्रेड टाइज बेहतर करके हम ममालिक को परस्यू करते कि अगर जिन्होंने वहां से मुनक़ता किए हैं ताल्लुकात तो हम उनके साथ इस वैक्यूम को फिल करते। ये भी एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि ये बात भी बड़ी सही है ना कि 12 वोट आपको नहीं मिलेंगे, कहां से मिलेंगे आपको 12 वोट? ये 3 या 4 वोट तो चले ठीक है आपके होते हैं, इनके साथ भी आपकी सर्दी गर्मी लगी रहती है, लेकिन 12 वोट तो तसव्वुर करना ही मैं समझती हूँ कि दिस इज वेरी फार फेच्ड। मतलब ये तो एक एक्सपेक्ट करना ही गलत है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। पाकिस्तान ने आपने इसके लिए बहुत मेहनत कंप्लीट किया, लेकिन इसमें स्लो डिप्लोमेसी, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डायनामिक्स ये भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी कि बात यह है कि फैटफ ने 27 सिफारिशात में से पाकिस्तान की 21 सिफारिशात को तस्लीम किया है कि हाँ 21 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन ये विन विन सी सिचुएशन है शायद कि हम अभी भी ग्रे लिस्ट में हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, दहशतगर्दी की खदशात के पेश नज़र बलोचिस्तान हुकूमत ने PTM को जलसा मुलतवी करने की तजवीज़ दी है और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब इस सिलसिले में कहते हैं कि PTM नेक्टा की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट को संजीदगी से ले। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ नेक्टा ने कोयटा और बलोचिस्तान में थ्रेट अलर्ट जारी किया था और इस सिलसिले में आज लियाकत शाहवानी साहब की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है अपोजिशन को कि वो अभी इस सिलसिले में कोई भी इक़दाम उठाने से गुरेज करें। तो क्या अब अपोजिशन को इस फैसले को कबूल करना चाहिए, इस तजवीज़ पर अमल कर देना चाहिए कि वो अब आने वाले दिनों में PTM का जलसा मनसूख कर दें? नासिब चौकताई से बताइएगा, नेक्टा ने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया है इसको अगर हम रखें मंजर आम पर कि थ्रेट अलर्ट है और किसी किस्म के जानी नुकसान का खतरा भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट किया जा सकता है, आप समझते हैं कि PTM का जलसा मनसूख होना चाहिए जो कि 25 अक्टूबर को कोयटा में शेड्यूल है? ये तो फैसला PTM खुद करेगी कि उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हालात क्या हैं, उनकी अपनी इत्तलात क्या हैं, उनकी इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, जब ये PTM का इज्तिमा शुरू हुआ, पहला जलसा हुआ, दूसरा जलसा हुआ, उस वक़्त असद उमर साहब ने हंगामा खड़ा कर दिया, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। अब जब ये मामला और आगे बढ़े तो अब नेक्टा आ गया, नेक्टा का थ्रेट अलर्ट आ गया। इससे पहले जो बलूचिस्तान में हुआ, 22 अफराद हमारे जवान, हमारे कर्नल जवान एक हल्ले में शहीद कर दिए गए। उससे पहले तो कोई अलर्ट नहीं आया था। जब वज़ीरिस्तान में हमारे फ़ौजी शहीद किए गए, उससे पहले कोई अलर्ट नहीं आया था। कराची में बम धमाका हुआ, लांडी के इलाके में, कोई थ्रेट अलर्ट। तो थ्रेट अलर्ट जो है वो अब ऐसी कोई ख़ास बात नहीं रही। अब असल बात ही आप उसको रोकें, इन वाक़यात को रोकें। आप अलर्ट वलर्ट तो आप डिप्टी कमिश्नर को भेजते रहें। नेक्टा का काम है, दूसरों का काम है, जो इंतज़ामी उमूर के लोग हैं, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करने वाली फोर्सेस हैं, उनका काम है इन चीज़ों को रोकें और ज़िंदगी को चलने दें, ज़िंदगी को आगे बढ़ने दें। मैं समझता ये हूँ कि थ्रेट अलर्ट के बजाय थ्रेट स्टॉपर लगाने चाहिए हमको जगह जगह। हमारे लोग तैयार हों थ्रेट से निपटने के लिए और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। देखें, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, रोक दिया है हमने। हम पहले F-16 इस्तेमाल करते थे, हम पहले अपने थंडर इस्तेमाल करते थे, वो हमने रोक दिया है। ना हम बॉम्बिंग कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ना हम जियो टैगिंग कर रहे हैं कि हमले कहाँ से हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं तो यार सरहद पार कर जाएं एक बार आप। बहुत हो गया, गुफ्तगू के आगाज में बहुत हो गया, बॉर्डर पार से फायरिंग हो रही है। आपकी राय क्या है कि PTM को ऐसा कर देना चाहिए या नहीं? हाँ, नहीं, इसमें मेरी कोई राय यूँ नहीं होगी कि PTM के पास क्या इत्तलात हैं, पहले वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, PTM के पास अपनी इत्तलात क्या हैं। अगर वो समझते हैं कि खतरा है तो रोक दें। ठीक है, मुना क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? मुझे लगता है इनको हसास इदारों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए PTM को। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अपनी इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करें, खुद भी देखें कि अगर वाकई इस किस्म की कोई थ्रेट अलर्ट्स उनको अपने जराए से भी अगर मौसूल हो रही हैं। और एक बात बड़ी से फिर साफ सीख कर लें, अगर इसकी कोई, मैं समझती हूँ कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर इनको एक आध दिन आगे करना पड़े या कुछ रोज आगे पीछे करने पड़े, ठीक है, नेवर माइंड, कर लें, वो उसकी कोई बात नहीं। बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करके अपने वर्कर्स को बताएं, अपने लोगों को बताएं कि जी हम इन वजूहात की बिना पर कर रहे हैं, इस बायस कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई अनसीन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो ये ऑपोजिशन पे बात ना आए कि जी आपने, या PTM पे बात ना आए कि जी हमने तो आपको पहले ही बताया था, आपने फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया। तो इसलिए करें, जरूर आगे पीछे कर लें, लेकिन फिर हसास इदारों के साथ और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन में रहें। उनको बोले कि देखें हमने कर लिया, हमारी तरफ से हो गया जो आपने हमें एक प्री रिक्विजिट कहा था, लेकिन अब आपका काम है कि आप गारंटी करें कि अब जो हमारी तब्दील हुई तारीख है या तब्दील हुआ हुआ वेन्यू है उस पे आप हमें मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। तो मुझे लगता है ऐसे ये बात करके बड़ी अब आसानी ये चीज हो सकती है। और जहां तक ये कोरोना वायरस की भी बात थी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, इस पे कोई शुबा नहीं है कि कोरोना वायरस, आप देखें वहां पर जो इंतजामात होते हैं, एक तरफ हम अच्छे मजमे की तरफ हम वो बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मजमा था, बहुत अच्छा क्राउड था, इसमें कोई शुबा भी नहीं है कि अच्छे क्राउड पुलर्स हैं ये PTM के जलसे। लेकिन भाई उस पर कोई कोरोना वायरस की कोई एहतियाती तदाबीर, कोई तो SOPs फॉलो करे, कोई बंदा खड़ा हो जो उनको मास्क दे रहा हो या सैनिटाइजर्स दे रहा हो। सिवाय बिलावल भुट्टो के मुझे दूसरा कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं नजर आता जो कि मुंह पे मास्क पहनता। जनरल साहब, आपके ओपिनियन क्या है, ये जलसा मंसूख होना चाहिए? चूंकि नेक्ट ने थ्रेट अलर्ट जारी किया, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहनते। अब पहनने देखिए, बात ये है कि पहले नहीं पहनते थे, अब पहनने लगे, लेकिन
जी, मरियम और फजलुर रहमान को तो मैंने कभी नहीं देखा। ये फैसला करना तो बासूरत पीडीएम का काम है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब ये थ्रेट अलर्ट आते हैं तो ये भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होते हैं और अमूमन होता यह है कि कहीं किसी की कोई टेलीफोन कॉल जो है वो इंटरसेप्ट हो गई, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गई, तो आपको वाज़ेह पता नहीं होता कि कहाँ पे हो सकता है, क्या किया जा सकता है, सुसाइड बॉम्बिंग होगी या कुछ और होगा, ये चीजें उसमें वाज़ेह नहीं होती। तो एक इनिशियल थ्रेट अलर्ट दे दिया जाता है ताकि लोग अपने तौर पे एहतियात करें और अपनी अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करें। गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनको भी काम करना होता है। तो ये तो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, फिर ये क्रिस्टलाइज होती है और जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है इस तरह की, तो इंटेलिजेंस के अदारे उस वक्त पूरी तरह काम शुरू कर देते हैं ढूंढने के लिए कि ये कहाँ कौन टेररिस्ट हो सकता है, किस जगह ये रेड वगैरह करने, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। और अभी 2 दिन पहले बलूचिस्तान में एक काफी बड़ा इन्होंने एक असले का और ये था बॉम्बिंग वगैरह के कमरदीन कारे से गालिबन, अच्छा जी, कमरदीन कारे से पकड़े गए। अब ये चीज ये है कि ये सारा होता है, आप 100 अगर एक जगह पे 100 टेररिस्ट आ गए, आप 100 पकड़ लें तो फिर कभी एक आध को बच जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, ये हो जाता है, हो सकता है, उसको नाकामी नहीं कहते सिस्टम की। अगर 100 के 100 हो जाते तो फिर क्या होता। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इसी तरह इसमें जरूरत इस बात की है कि आप पीडीएम को उनको कायल करें, सही, उनको ये समझाएं कि जनाब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और उनको आप कायल करते हैं तो मेरा अपना अंदाजा है कि वो इस चीज को समझेंगे और उसके मुताबिक वो तब्दीली करेंगे। वरना फिर वो मौलाना के पास जिस तरह के हैं, उनके रज़ाकार हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हम खुद भी सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो फिर उनको कहा जाएगा जी गवर्नमेंट तो आपको हर तरह की सिक्योरिटी दे रही है, आपने अगर रीइंफोर्स करना है तो आप, तो मकसद क्या नहीं, ये हर चीज में आप जब तक दूसरे से मुज़ाकरात नहीं करते, बात नहीं करते, उसको कन्विंस नहीं करते, और ये इदारे और ये पीडीएम आपस में मिल के बैठे हैं, बात करें इस पर ताकि खुदा न खासा किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। आदिल, 2 बार तो पहले ही ये जलसा की जो डेट्स हैं वो आगे पीछे हो चुकी हैं, अगर तीसरी बार भी हो जाती है तो शायद बहुत सौ की भलाई होगी इसमें। नहीं, आप 10 दफ़ा भी जलसे की डेट चेंज कर लें, बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं, अगर ये थ्रेट अलर्ट ना भी आता तो पीडीएम की क़यादत, और ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ऑलरेडी उनमें इस्तिराब था जो वहाँ के हालात रहे हैं और अभी भी जिस तरह से हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस वक्त इंगेज करने की ज़रूरत है। एक तो वो ख़ुद से भी प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे ले रहे हैं और जनरल साहब ने जिस तरह कहा मौलाना की जो अपनी फोर्स है सिक्योरिटी की वो भी वहाँ पे होगी, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसका डंडोरा, अब आप खबर तो जारी होगी है थ्रेट अलर्ट आ गया, लेकिन इस पर कि जी अलर्ट आ गया, उससे ज़्यादा इनको सिक्योरिटी की फराहमी पर इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट इनकी है। अब जरिया इस वक्त जो मुझे जिस चीज से खौफ आ रहा है वो ये थ्रेट अलर्ट से नहीं, थ्रेट अलर्ट तो बलूचिस्तान में आपको अलर्ट आए ना आए बलूचिस्तान में थ्रेट मौजूद है। मुझे जिस चीज से खौफ है, पता नहीं हमारे कितने पैनलिस्ट ने अख्तर जान मैंगल की स्पीच सुनी थी कराची के स्टेज पर, मुझे उनके लहजे से खौफ आ रहा है। वो अख्तर जान मैंगल जो कि बलोच पॉलिटिशियंस में से पहले पॉलिटिशियन थे जो कि कौमी धारे में वापस आने के लिए बड़ी मुश्किल से आमादा हुए और इस हुकूमत के साथ बैठे कि जिन्होंने अपने इत्तेहादी को इतना नाराज कर दिया कि वो जाके ओपोजिशन में अब तकरीरें करने लगे और वो जो तकरीरें कर रहे हैं, आपको पता है कि बलोच सेपरेटिस्ट ने उनको खुशामदेद कहा है उनकी तकरीरों को। ये किस तरफ हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं। अब उनको तो किसी इदारे ने धक्का नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, उनको खुश रखना चाहिए था खान साहब को। वो 2 महीने उनसे नाराज रहे, किसी तरह एंगेज करने की उनको कोशिश नहीं की गई और यहां तक कि खान साहब ने मतलब अख्तर जान मैंगल को एनआरओ तो नहीं देना था, उनके केसेस तो नहीं माफ करने थे। अब यही अख्तर जान मैंगल अगर जाकर कोयटा में स्टेज शेयर करेंगे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, महमूद खान अचकज़ई के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो बलूचिस्तान में जो आग हमारे इदारों ने बड़ी कुर्बानियां देकर ठंडी की थी और अभी भी वो मदम है, वो हल्की आंच पर चल रही है, ये सारी चीजें उस आग को ईंधन फराहम कर सके। मेरा खौफ बलूचिस्तान जलसे से ये थ्रेट अभी भी मौजूद है और तभी बरकरार रहेगा।
उससे ज्यादा थ्रेट पॉलिटिकल, ये जो मैंने बात की है, ये थ्रेट है वहाँ। और बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बजाय इसके उन्हें बताया कि किस किस्म का किस तरह का थ्रेट है। तो आप ये कह रहे हैं कि मनसूख नहीं होना चाहिए, अलबत्ता इसके ऑपोजिट वहाँ की गवर्नमेंट को उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इब्राहिम, देखें, इस अलर्ट को संजीदा तो लेना चाहिए। हमारे आर्मी के अलावा 33 एजेंसियां हैं, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और कुछ 6 लाख इनके अहलकार हैं आर्मी को छोड़कर। तो ये थ्रेट अलर्ट आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये 25 अक्टूबर से पहले ये जिन लोगों ने इस किस्म का बनाया ये पूरा मंसूबा, तो उनको हमें गिरफ़्तार भी कर लेना चाहिए और उनको सामने भी लाना चाहिए कि इन लोगों ने ये मंसूबा बनाया था। दूसरा ये है कि पीडीएम के रहनुमाओं को बिल्कुल बैठना चाहिए एजेंसीज़ के साथ जहाँ से ये मालूमात आई हैं, और उनको इसको बड़ी संजीदगी से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर उस दिन कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उससे पीडीएम का अपना ही नुकसान होगा। वहाँ पे अगर कोई जानी खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो पीडीएम के ऊपर बड़ी ही तबाहकुन किस्म की तनकीद होगी हुकूमत की तरफ से भी, और वो आम हल्कों की तरफ से भी होगी कि थ्रेट अलर्ट की बावजूद वो उन्होंने वहाँ पे जलसा किया। लेकिन इसमें यह भी देखना चाहिए कि ये थ्रेट अलर्ट जो हैं ये अपोजिशन के लिए तो आ रहे हैं, हुकूमत के लिए भी क्या इस किस्म के कोई थ्रेट अलर्ट उतने ही अहम हैं, क्योंकि अमूमन होता यह है कि खुदा न खास्ता कोई हुकूमती शख्सियत को टारगेट करने का मंसूबा हो तो वो ज़्यादा खौफनाक मंसूबा होता है। लेकिन हमने देखा है कि जो हुकूमती रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स भी उनके हो रहे हैं, जलसे वगैरह भी हो रहे हैं, तकरीबात भी हो रही हैं, तो अगर इस किस्म का ख़तरा वहाँ पे कोयटा में है तो उधर भी ख़तरात होंगे, उन ख़तरात को भी देखना चाहिए और वो उस किस्म की सरगर्मियाँ भी जो हैं उनको कम करना चाहिए। एक दहशतगर्दी की नई लहर तो आई है, लेकिन अब ये पीडीएम को खुद फैसला करना है, यानी ये कोई जर्नलिस्ट या कोई और उनको ये मशवरा नहीं दे सकता। तो ये उनका, क्योंकि कोयटा में वो जलसा किसी खास वजह से करना चाहते हैं और वो एक हसास वजह है, तो वो उसको 2 दिन बाद लेके जा सकते हैं, 3 दिन बाद लेके जा सकते हैं, ये तसल्ली करने के बाद कि एजेंसियां जो हैं उनको पूरी प्रोटेक्शन जो भी एक सिक्योरिटी मेजर ले सकते हैं वो ले रहे हैं, और अपने तौर पर भी वो मेजर ले सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो फोर्स है जिसका जिक्र किया गया, लेकिन उसमें फिर कबाहत भी है कि वो सारा खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ हो तो वो उनके इंटरनल एक बार फिर से जरा वो नेक्स्ट के थ्रेट अलर्ट को रिपीट करूंगी, किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट किया जा सकता है, जबकि बाकी हाई प्रोफाइल जलसे में सारी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि शख्सियात की जो कमांड करने वाली वो 3 सीनियर क़यादत हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हैं, मरियम बीबी हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, हमने अभी देखा नहीं कोयटा में नहीं है, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और वहाँ पे बाहर भी लोग जो टाइगर फोर्स के जा रहे थे आ रहे थे, तो दहशतगर्दी की जो नई लहर है इसमें सबको जो है वो एहतियात करनी चाहिए। चलिए मेरे पास मैं चाहती हूँ कि चौथा सवाल भी शामिल कर लीजिए कॉर्पोरेट के अगले सेगमेंट के लिए। मैं वक्त मुख्तसर होगा, 50 सेकंड होंगे आप सबके पास। हमने देखा कि मरीम नवाज कह रही हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जनवरी में हुकूमत खत्म हो जाएगी। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जबकि जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक जो शिबली फराज साहब हैं वो वजीर ही नहीं रहेंगे। अब सवाल यहाँ पर होता है कि जिस किस्म की ये पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, हम इसके बाद कह सकते हैं कि ये सिर्फ सियासत हो रही है, वाकई कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आदिल बताइएगा कि वाकई सिर्फ सियासत हो रही है, कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ सियासत नहीं हो रही। देखें इस वक्त अपोजिशन ऑलरेडी जो जिस तंग गली में गवर्नमेंट उसे ले आई थी, जिस तरह की एक्टिविटीज़ और सारी हो रही थी, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी कम है, तो अपोजिशन ने रिएक्ट किया है और उस रिएक्शन में गवर्नमेंट अपने आप को खुद इस वक्त बंद गली में ले आई है। पहले बगावत का मुकदमा 40 लोगों के खिलाफ, वो बाउंस बैक हुआ, फिर कैप्टन सफदर के साथ जो जिस तरह से हुआ वो अब उनके गले पड़ गया है। तो हुकूमत इस वक्त दबाव में है और प्रेशर में आकर हुकूमत मजीद गलतियां करेगी, और मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़्यादा इम्कानात इसके नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन 15 जनवरी को अगर हुकूमत रही भी तो इंतहाई कमजोर हुकूमत रहेगी। इस सारे अवामिल से हुकूमत अगर गई नहीं तो इंतहाई हिल जाएगी। मोना, हाँ, ये बात मुझे वैसे हर साल ही सुनने में आती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना, जो नए साल का आगाज होता है, हर कोई कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मुझे लगता है कि यही साइकोलॉजिकल बैरियर हर साल ये जो हमारे सियासतदान, ख्वाह हुकूमत हो या अपोजिशन हो, टेस्ट करते हुए वोटर्स नजर आते हैं। इस दफा भी ये जो एक सिलसिला है, ये पेशगोई, ये तमाम ये शुरू हो गई है।
मुझे लगता है वाकई ये है कि हुकूमत का जाना या फिर अपोजिशन या नवाज शरीफ साहब का आना, ये दोनों चीजें मैं इनको रूल आउट करती हूँ, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इस दफा जो मुनफरिद एक पहलू है, पिछले साल भी हमने ये सब सुना था, मुनफरिद पहलू ये है कि पीडीएम यूनाइटेड है डिस्पाइट एवरीथिंग। फिलहाल अभी तक यूनिटी उनकी चल रही है, वो मुझे लगता है कि उनको जरा स्ट्रेंथ दे देगी और गवर्नमेंट को थोड़ा बैक फुट पे डाल देगी। ये जरूर तब्दीली। एनबीसी क्विकली प्लीज। ये ऑक्टोपस की टाइमलाइन का मसला है और टाइमलाइन बाजू का चेंज भी कर देते हैं हम लोग। कोई 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। फवाद चौधरी 15 जनवरी कह रहे हैं, उनको चीट कर रहा है शिबली, वो उनका ट्वीट कर रहा है। जुबैर साहब कह रहे हैं, मरियम कह रही हैं। तो सब टाइमलाइन के मामला आते हैं और जारहाना बयान आते हैं, एक दूसरे को पंचिंग बैग बनाने का मसला है। लेकिन हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, से एग्री करूँगा, करें हो जाएगी, लेकिन हो चुकी है कमजोर। ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं इब्राहिम और जनरल साहब की तरफ जाना है। एनबीसी कोऑपरेट कीजिए प्लीज। इब्राहिम क्विकली प्लीज। देखें, कुछ बड़ा तो होने वाला है। मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि हुकूमत जो है वो जाने का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। और मेरी इतला ये है कि ये जलसों शलसों से ज़ाहिर है हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ने प्लान किया है, ये अगर इस्लामाबाद तक आते हुए ये हुकूमत ना गिरी, यानी वो ना, तो फिर ये रेड जोन में जाएंगे और रेड जोन के अंदर एक खतरनाक सूरत पैदा हो सकती है। और वहां से फिर मतलब ये नहीं है कि हुकूमत यकीनी तौर पर चली जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है कि हुकूमत जाने का कोई इम्कान नहीं। जनरल साहब प्लीज क्विकली। दोनों ही गलत कह रहे हैं, कोई ऐसा काम ना नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं ना हुकूमत जाने वाली। ठीक है, तो नवाज शरीफ नहीं आने वाले और ना ही हुकूमत जाने वाली है, ये बस पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ ही मुझे और को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।